नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का आज की तमाम अहम खबरों के साथ। 4 जून को होने वाली मतगणना की मॉनिटरिंग के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के निर्देश पर सभी पोलिंग एजेंटों और मतगणना प्रभारियों के नाम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि बैठक में तय हुआ है कि कंट्रोल रूम में मतगणना की अपडेट और इस पूरी प्रक्रिया में आने वाली शिकायतों के निवारण और जानकारी को लेकर समन्वय का काम होगा। देखिए, क्योंकि 4 तारीख को हमारी मतगणना होनी है और उत्तराखंड की हमारी 5 लोकसभा सीट है जिसकी मतगणना होनी है, जिसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख के लिए कंट्रोल रूम बनाने का काम कर रही है, क्योंकि पूरी तरीके से 5 लोकसभा सीटों पर मॉनिटरिंग करेगी। और क्योंकि पूरे देश का उस समय मतगणना होनी है, तो सब चीज़ों पर नज़र रखने का काम करेगी। तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेतागण उस समय वहां पर होंगे और सारी चीज़ों को वॉच करेंगे। जो हमारी जो लोकसभा की मतगणना होगी, क्योंकि देहरादून में महाराणा प्रताप उसमें होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, हल्द्वानी से सामने आ रही है। सीएम धामी का हल्द्वानी दौरा है। सीएम दोपहर को 2 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे। 15 जून को कैंची धाम में मेला प्रस्तावित होगा और सीएम तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करने के लिए आज दौरे पर रहेंगे। बैठक में आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कुमाऊं मंडल की मोटर मार्ग पर सीएम का ये दौरा रहने वाला है। कुमाऊं मंडल की मोटर मार्गों का जायजा मुख्यमंत्री लेने पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे। 15 जून को कैंची धाम में प्रस्तावित मेलों को जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में आला अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर सुबह की बता रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी हल्द्वानी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान दोपहर 2 बजे हल्द्वानी दौरे पर पहुंचेंगे। समीक्षा बैठक 15 जून को कैंची धाम मेला होने जा रहा है, जिसको लेकर बैठक करेंगे। बैठक में तमाम आला अधिकारी भी मौजूद होंगे, जिनके साथ सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। 4 धाम यात्रा में राज्य सरकार यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रही है, जिसके कारण अब आपको बता दें कि सभी तरह की तैयारियां सरकार द्वारा की गई है और यमुनोत्री धाम के पास हेलीपैड बनाया जाएगा, जिसके लिए जगह भी मिल गई है। इस बात को लेकर यूकाडा के सीईओ और अपर सचिव सी रविशंकर ने भी कहा है कि यमुनोत्री धाम के पास ही पर्यटन विभाग ने रोपवे निर्माण किया है और वन विभाग से भूमि अपने नाम की है, जिसके एक जगह पर हेलीपैड बनाने के लिए जगह मिल गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर हेलीपैड बनना शुरू हो गया है। चार धाम यात्रा को लेकर सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। यमुनोत्री धाम के पास एक हेलीपैड बनाने की भी तैयारियां कर ली गई हैं। यमुनोत्री धाम के पास ये हेलीपैड बनेगा और आपको बता दें कि ये सरकार द्वारा तैयारियां लगातार हो रही है। जायजा भी लिया जा रहा है लगातार चारधाम यात्रा को लेकर और सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सरकार की तैयारियों को लेकर अब एक और अपडेट सामने आई है कि सरकार अब यमुनोत्री के पास हेलीपैड बनाएगी। यमुनोत्री धाम के पास हेलीपैड बनाने की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सरकार चारधाम यात्रा को मद्देनजर रखते हुए सभी तैयारियां कर रही है। श्रद्धालुओं के सहूलियत के लिए तैयारियां की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है और इसी को देखते हुए यमुनोत्री धाम के पास अब एक हेलीपैड बनाया जाएगा। सरकार और प्रशासन द्वारा सभी श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। यमुनोत्री के पास एक हेलीपैड बनाने की भी अब खबर सामने आ रही है। जो यमुनोत्री धाम में जो है केवल एकमात्र धाम जहाँ पे हेलीपैड आसपास में नहीं है, वो दूर में करीब 5 किलोमीटर दूर पर जो है करसाली आदि में जो है हेलीपैड्स है।
तो वहाँ पैदल या डोली खच्चरों में जाने का स्थिति थी। तो ये कई वर्षों से ये प्रयास कर रहे थे कि हम लोग जो है वहाँ यमुनोत्री धाम के आसपास 100-200 मीटर की दूरी पर पता करना है करके, बट मिल नहीं पा रहा था अभी तक। इस साल जो है एक उस पर पॉजिटिव डेवलपमेंट ये रहा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से जो रोप वे का जो है निर्माण का प्रक्रिया चल रहा है। तो कुछ भूमि जो है उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपने नाम पे ट्रांसफर किया हुआ है। उस पे एक पॉइंट में जो है हेलीपैड बनाने के लिए भी जो है उचित जगह मिल गया है। खबर गदरपुर से है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संगठन ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को छुट्टियों के लिए ज्ञापन सौंपा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की जिला अध्यक्ष ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम के दौरान अधिकारी से 1 जून से 15 जून तक छुट्टियों की मांग की है। और इस मौके पर जिला अध्यक्ष मनप्रीत कौर ने बताया कि वर्तमान में 44 डिग्री से अधिक तापमान चल रहा है और केंद्र और राज्य सरकार के सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टियां घोषित की गई हैं, लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने के लिए आते हैं, जहां पर उन्हें पोषाहार भी उपलब्ध करवाया जाता है। और इस भयंकर तापमान में भी आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टियां नहीं की गई है, इसलिए उन्होंने स्कूल में छुट्टियों की मांग की है। डीपीओ सर के पास गए थे और बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है। इस समय इतनी गर्मी पड़ने के कारण जो 3 से 6 साल वाले बच्चे जो हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में आते हैं और वो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस समय इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के कारण बच्चों को उल्टी और दस्त हो जा रही है और बच्चों की उपस्थिति बहुत कम हो गई है। और आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसमें एक पंखा ही लगा होता है और लाइट चली जाती है तो बहुत गर्मी होती है। पौड़ी जिले में गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल किल्लत भी होने लगी है। मनियार रस्सियों पट्टी की चिनवाड़ी डांडा पीपिंग योजना में बीते कई दिनों से पेयजल आपूर्ति न होने से नाराज ग्रामीणों ने विधायक राजकुमार पौरी से मुलाकात की। जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल के नेतृत्व में परेशान ग्रामीणों ने विधायक को समस्या बताई, तो विधायक राजकुमार पौरी ने अधिशासी अभियंता से फोन से वार्ता कर पेयजल आपूर्ति की सुचारू करने के निर्देश दिए। सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी ने बताया कि चिनवाड़ी डांडा पंपिंग योजना से 1 घंटा पानी देने के बाद फिर से तेज आपूर्ति बाधित हो गई और बताया कि असगढ़, घड़ियाल, गडकोट पेयजल योजना समेत अन्य योजनाओं से भी नाम मात्र की पेयजल आपूर्ति हो रही है। देखिए, चिनवाड़ी डांडा पंपिंग पेयजल योजना अभी वहाँ पे जो रिवर से है और उसमें हाई टर्बिडिटी का पानी रिवर में आ रहा है, तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन वेल बनाया गया है, लेकिन उसमें जो है वो हाई टर्बिडिटी वाला पानी हमारे इंटेक वेल में आ रहा है, उसकी वजह से दिक्कत है। तो इससे लाभान्वित जो भी गांव है उसमें कई गांवों में ग्रेविटी की स्कीमें भी हैं और उसमें ग्रेविटी से पानी चलता है। दूसरा, जहाँ पे दिक्कत आ रही है वहाँ पे हम लोग टैंकर भी भेज रहे हैं, कई जगहों पे हैंडपंप भी लगे हुए हैं, तो उसके माध्यम से अभी सप्लाई हो रही है। लेकिन आज हम लोगों ने उसको देखा है तो कुछ पानी साफ हो गया है, उसमें टर्बिडिटी कम हुई है, तो उसको हम लोग अपने सिस्टम में लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आज रात को टैंक भरेंगे तो कल तक पानी हो सकता है सुचारू रूप से हम लोग करने में सफल हो जाए। नहीं, माननीय विधायक जी का आया था मेरे पास फोन और वो विधायक जी ने निर्देश दिया था कि जहाँ पे भी दिक्कत है वहाँ पे जो है टैंकर तत्काल भेजे जाए और उसके अनुपालन में हम लोगों ने टैंकर भेज रहे हैं। जहाँ जहाँ से भी डिमांड आ रही है वहाँ पे घड़ियाल गढ़कोट योजना और 2 धोरा डूंगा 2 और योजना है, उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है क्योंकि निरंतर गर्मी बढ़ती जा रही, बारिश नहीं हो रही, जिस कारण से इस क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लत है। अगर मैं चिनवाड़ी डांडा पंपिंग योजना की बात करूँ
तो ये योजना जो है 30 करोड़ की योजना, इसके लिए स्वयं मैं इस योजना के लिए 2 दशक तक जन आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका में रहा हूँ। और आज हम ही को पानी नहीं मिल रहा है। मैं इस सीजन की अगर बात करूँ तो हम लोग 10,000 का टैंकर का पानी मोल खरीद कर पी चुके हैं। और अब जो है आज जल संस्था ने एक टैंकर भेजा है, वो भी पूर्ति नहीं हुई उस टैंकर की, वो आधे ही बाजार में मिला है। तो इस तरह जो है किनवटी डांडा जो पंपिंग योजना 30 करोड़ की, उसका बिल्कुल भी जो है जनता को लाभ नहीं मिल रहा और अधिकारी जो है केवल पौड़ी में ही बैठ कर आदेश कर रहे हैं। इस संबंध में बातचीत हुई है अधिकारी से, पेयजल के जल संस्थान के एक्शन से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी से जल्दी जो है क्षेत्र में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, सुचारू रूप से पानी प्रत्येक घर तक पहुंचेगा, ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। और मैंने भी उनसे कहा है कि अगर चिनवाड़ी डांडा पंपिंग योजना से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है तो आप चाहे टैंकर के माध्यम से भेजें, चाहे किसी भी माध्यम से भेजें, लोगों को पानी मिलना चाहिए। और आजकल उन्होंने जो है टैंकरों की संख्या बढ़ा दी है। कल चिखराल में लगातार जो है टैंकों से पानी जा रहा है। परिप्रेक्ष्य में मेरी बातचीत हुई है तो निश्चित रूप से अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। आजकल गर्मी का सीजन हो गया है, जगह जगह आग लगी है, जल स्रोत जो है कम हो गए हैं, इसलिए जो है पानी की दिक्कत आ रही है। एनजीटी के निर्देश पर नगर निगम में नदी किनारे बसे 79 अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अब इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसे लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने प्रमाण पत्र दिखाए थे, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई से बाहर किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि शेष पर कार्रवाई जारी थी, जिसमें कि 54 अतिक्रमण पर कार्रवाई हो चुकी है और 20 लोगों ने अपने कागजात दिखाए हैं, जिस पर विचार कर अग्रिम सत्यापन के बाद जो उचित होगा उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे द्वारा 89 अतिक्रमण आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें लोगों को आपत्ति रखने का अवसर दिया गया था। हमारे पास लगभग 30-32 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, जिनका परीक्षण करके 15 आपत्तियों को स्वीकार किया गया था और उसके उपरांत 74 अतिक्रमण हमारे पास रह गए थे कार्रवाई करने हेतु। इसमें से 54 पर हमारे द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। शेष 20 अतिक्रमण में 20 के 20 लोगों के द्वारा पुनः आपत्ति हमारे यहाँ पर दी गई है, जो कि बारीघाट और बॉडीघाट कॉलोनी के हैं। उन आपत्तियों में कुछ का परीक्षण कर लिया गया है, कुछ का परीक्षण भौतिक सत्यापन के उपरांत किया जा रहा है और कुछ में कुछ संस्थाओं से बातचीत की जानी है, जिसमें गैस एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं। बढ़ती गर्मी से लोगों को कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देहरादून के दून अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसमें पेट की समस्या से संबंधित मरीज अधिक हो रहे हैं। इस बात को लेकर इन दून अस्पताल में एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बढ़ती गर्मी के चलते दस्त, उल्टी, डिहाइड्रेशन के साथ ही सामान्य बुखार आना जैसे लक्षण लोगों में देखने को मिल रहे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो ऐसे में पेट खराब के मामले, जिसमें उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन के मामले और एक जनरल बुखार जो मलेरिया या डेंगू के हो सकते हैं, हालांकि वो मरीज हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन इस तरह के बुखारों के मामले देखने में आते हैं। लेकिन अभी तक भी मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। ज़रूर थोड़ी ओपीडी बढ़ी है, लेकिन अभी तक भी अलार्मिंग नहीं है। बाकी इसके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारा पूरा अस्पताल इस तरह की चीज़ों को टैकल करने के लिए ओपीडी और आईपीडी में पूरी तरह तैयार है। आप लोग के माध्यम से मैं पूरी पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा कि गर्मी है, गर्मी में आप अगर सिर्फ जानकारी आपको रहेगी तो आप बचे रहेंगे। पौड़ी में वन अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी हैं। ताजा मामला बैंक ऑफ बड़ौदा और सीएमओ ऑफिस के समीप जंगल में अचानक से आग लगने का है, जिसके बाद से
आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि आवासीय कॉलोनी और सरकारी विभागों तक पहुंच गई, जिससे कि आसपास रह रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हम पहले तो फर्स्ट कॉल आए थे बैंक ऑफ बड़ौदा की बैक साइड में लगभग 1 बजे के समथिंग का है ये, 1 बज के कुछ मिनट का। उसके बाद फिर सेकंड कॉल पे हम हो गया होगा 1 घंटा लगभग हो गया, और 1 घंटे से इस साइड में लगे हुए हैं अभी सीएम ऑफिस के साइड में। तो यही बेल्ट पूरी चली आ रही है। आग जो है 2 घंटे पहले से लगी हुई थी, थोड़ा दूर थी पहले हमारे घर से, लेकिन उसके बाद ये भड़कती हुई चली गई। और उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को भी फोन किया, 108 पे फोन किया, फिर अपने सब जो हमारे अपने संसाधन थे, पानी हमने इकट्ठा किया हुआ था, तो उसके कारण से हमें बुझाने लगे। तो फायर ब्रिगेड वाले भी यहाँ गए, जिससे काफी मदद मिली है। वन विभाग वाले भी पहले आए थे बीच में, लेकिन उन्होंने जब आग की स्थिति देखी बड़ी खतरनाक है, तो वो भी यहाँ से चले गए, क्योंकि उधर जाना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं रहा होगा था। लेकिन अब फायर ब्रिगेड आई है तो काफी क्या उसके आग को उन्होंने नियंत्रित कर लिया है। और बाकी हम सभी लोग जो यहाँ के निवासी हैं, तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि वो जो फायर ब्रिगेड है उसके साथ में हम मिलकर के काम कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं किसी न किसी। उत्तराखंड में सभी प्राधिकरण के कामकाज को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सरकार की आमदनी बढ़ाने और लोगों को ज्यादा सुविधा मुहैया कराने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अधिकारियों पर नाराज भी दिखाई दिए और इस नाराजगी के चलते ही उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। मंत्री ने कहा कि प्राधिकरण अच्छा काम जरूर कर रहा है, लेकिन प्राधिकरण की पहली प्राथमिकता है कि जनता को कमाए गए रेवेन्यू से लाभ कैसे दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस बात पर नक्शे पास करने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में 30 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों के भीतर नक्शे पास करने होंगे, जबकि किसी भी तरह की आपत्ति भी केवल एक ही बार लगाई जा सकती है। नहीं, देखिए आचार संहिता है, लेकिन हम लोगों ने चुनाव आयोग से परमिशन लेके मेरे आवास से संबंधित जो भी अपने सेक्शंस थे उनसे हमने बातचीत की है, कैसे हम अपनी सरकार का रेवेन्यू बढ़ाएं, कैसे हम जनता को सुविधाएं दें। इन सभी बिंदुओं पे हमने लगभग 3.5 घंटे बैठ के हमने चर्चा की है। पूरे विकास प्राधिकरण, चाहे हमारे एमडीडी हो, एचआरडी हो, झील विकास प्राधिकरण हो या फिर हमारा उधम सिंह नगर प्राधिकरण हो, उनमें सबसे हमारी खुल के बात हुई है कि आप अपने सरकार का जायजा रेवेन्यू कैसे हमें मिले, यानी नक्शे हम कैसे पास करें। नक्शे पास करने के लिए हमने ऑनलाइन मांगते ही हैं, 15 दिन हमने आवासीय के लिए और 30 दिन के लिए व्यावसायिक नक्शे हमें पास करने हैं, और एक ही बार में हमें आपत्ति लगानी है। हल्द्वानी शहर में लगातार बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हदयेश ने अपने आवास में पेयजल बिजली विभाग समेत कई अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की दिक्कतों से लोग काफी परेशान हैं। बिजली कटौती होने से पेयजल का भी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन विभाग के पास इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बिजली की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन विभाग के पास सप्लाई करने के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके चलते बार बार बिजली कटौती हो रही है। समस्या बिजली है, पानी है, बहुत दिक्कतें हो रही है, उसको लेकर आज आपने बैठक की है। निर्देश क्या है? लगातार कटौती हो रही है। नहीं, देखिए निर्देश है, देखिए सबसे पहले तो बिजली विभाग और जल संस्थान में समन्वय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिजली कटती है तो पानी की सप्लाई चेन पूरी ठप हो जाती है। बिजली का ना आने का मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या बिजली की कमी हो। बिजली की कमी नहीं है, जो फीडर लाइन है इनके सबस्टेशन से जो जाती हैं वो उतना लोड नहीं झेल पा रही है, तो इसके लिए इन्होंने कोई प्रस्ताव भेज रखा है केंद्र में, 1.5 साल हो गया है लेकिन उसको, तो मैंने उनसे वो प्रस्ताव मंगाया है, अब उसकी आवाज उठाई जाएगी। विशेषतः मैंने उनसे बिजली विभाग से बोला है कि आप पूरे हल्द्वानी को जोन में बांट के, उन्होंने बांट भी रखे सब स्टेशन के हिसाब से।
उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर विपक्ष ने अब सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया है कि जहां एक तरफ सरकार खुद ही चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन को बंद करने की बात कह रही थी, वहीं पिछले दरवाजे से तमाम वीआईपी लोगों को यात्रा कराई गई है, जिसके कारण आम यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता का यह भी कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। यही वजह है कि चारधाम यात्रा से पहले अधिकारियों ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से यात्रा में लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य विभाग लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का अनुपालन करने को भी कहा है और स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 2,08,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि चारधाम यात्रा मार्गों पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 180 चिकित्सकों की तैनाती चारधाम यात्रा मार्गों पर की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि 87,000 से ज्यादा 50 वर्ष से अधिक श्रद्धालुओं की, जबकि 50 वर्ष से कम उम्र के 1,27,000 से अधिक श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कई लोगों की स्क्रीनिंग कर दी है। 50 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों की भी स्क्रीनिंग की जा चुकी है और लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग जारी है। चारधाम यात्रा के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों के आने संकेत को देखते हुए परिवहन विभाग चारधाम यात्रा मार्गों पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारियों में जुट गया है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासक सुनील शर्मा ने कहा कि चारधाम यात्रा के अलावा प्रदूषण से भी निजात पाने के लिए ई चार्जिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के तहत रुड़की से लेकर उत्तराखंड की चारों धाम के मार्गों पर हर 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में कुल 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका अभी ट्रायल चल रहा है। तो उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।